यहाँ पे देखिए ये हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का जो आपका भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत है, इसमें हम लोगों ने टोटल लेक्चर आपके जो देख लिए हैं, ये 14 लेक्चर को देख लिया था। ये 15 लेक्चर है 15 नंबर का, जिसमें 14 में हम लोगों ने भूमिगत जल और पवन दोनों को देखा था। पवन और भूमिगत जल, कास्ट जिसको टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे समुद्री या समुद्री लहरों से निर्मित स्थल रूप। ठीक है, तो इसमें टोटल ये आपका एनसीईआरटी का चल रहा है, जैसा कि हमने, और ये पूरा वीडियो जो आपका एनसीईआरटी का है, ये आपका केवीएस जो पीजीटी होने वाला है और आपका टीजीटी है, ठीक, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूरे पूछे जाएंगे। ये नवोदय का आपने पेपर नहीं देखा हो तो वीडियो उसका पढ़ा, उसको देख लीजिएगा। नवोदय का जो टोटल 80 प्रश्न ज्योग्राफी का पूछा गया था, ये टोटल आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था, और ये एनसीईआरटी आपका 11 और 12th के मैक्सिमम प्रश्न यहीं से थे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि केवीएस में सिलेबस में भी जो मेंशन किया गया वो आपका यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग तरंग और धाराओं की बात कर लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, जिसको ये आपका हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये देखिए आपका हिमधौत है या आउटवाश प्लेन कहा जाता है। तो ये आपका हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़, जो हिमानी जलोढ़ होता है उसी के निक्षेप से। अब हिमानी जलोढ़ में आपका बजरी हो गया, रेत हो गया, चीका मिट्टी है, इनके समतल जलोढ़ पंख भी इसमें शामिल होते हैं, जलोढ़ पंख भी इसमें रहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपका हिमधौत मैदान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका हिमधौत मैदान का ये पूरा फिगर है यहाँ पे दिखाया गया। ये आपका देखिए इसकर भी इसमें है, हिमधौत मैदान यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्पेंसर की जो किताब है 1962 का, उसी से ये लिया गया फिगर है। इसके अलावा देखिए ड्रमलिन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपका ड्रमलिन का मतलब ये है कि ड्रमलिन ये हिमनद की मृतिका के अंडाकार उल्टी टोकरी आप कह सकते हैं, इस तरह का। ठीक, ये अंडे के टोकरी नुमा, ये कटक नुमा स्थल रूप है जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये 1 किलोमीटर लंबे या 30 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। और इसका देखिए ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग जो होता है, यानी कि ये ड्रमलिन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हिमनद है, तो ये जो सम्मुख वाला भाग होगा इसे क्या बोला जाएगा, इसे स्टॉस बोला जाता है। ठीक है, जो पृक्ष भाग की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल वाला, ये आपका तीव्र ढाल वाला होगा। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरार में भारी चट्टानों के मलबे के भरने और बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्र भाग या स्टॉस भाग जो है प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। और ड्रमलिन जो है हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ड्रमलिन क्या, हिमनद प्रवाह दिशा, क्योंकि शुरुआत ही आपका देखिए यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा बहुत स्टीप होगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा स्टास, यानी कि हिमनद का प्रवाह इधर से इधर हुआ है। ठीक, तो यही ये कह रहा है कि ड्रमलिन जो है हिमनद प्रवाह की दिशा बताता है, किस दिशा में हिमनद का प्रवाह रहा है। ठीक है, चलिए तरंग और धाराओं की बात कर लें। तो इसमें आपका जो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है कि तट का कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होता है। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन और दूसरे में निक्षेपण हो जाता है। इसमें तटों के किनारे पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक, जो समुद्री तरंग होती हैं लहरों की, जब एक तरंग का अवनमन होता है तो जल जो है तट पर अत्यधिक दबाव डालता है, यानी कि जब ये तट की तरफ आती हैं तो इसके साथ ही साथ सागरी तल पर जो तलछट होते हैं उसमें भी दोलन यानी कंपन होने लगता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तट पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है और सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। सुनामी क्या होता है, जो समुद्र
में तली में जो भूकंप आता है, ठीक है, इसकी वजह से जो इसमें आपका समुद्रों में लहरों में जो कंपन होता है और इसकी वजह से जल क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई तक उठता है और इसका प्रभाव आपका तटों पे पड़ता है। तो इसे ही आपका सुनामी नाम दिया गया। जो सुनामी शब्द है इंग्लिश में इसे टी सुनामी भी कहा जाता है। ये आपका जैपनीज वर्ड है, ठीक है, जापानी शब्द है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये 2022-23 की एनसीईआरटी है। तो तरंगों में परिवर्तन होने से उनके अवनमन से उत्पन्न जो प्रभाव होता है, इसकी गहनता में भी ये परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा देखिए, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग देखते हुए चलते हैं कि तरंगों के कार्य के अतिरिक्त इसके स्थल रूप की बात कर लें, ये किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, यानी जो समुद्र में समुद्री लहरों से निर्मित स्थल रूप हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं। तो स्थल व समुद्री तल की बनावट, ठीक, यानी कि समुद्री तल की बनावट कैसी है और जो तटीय क्षेत्र है उसकी बनावट कैसी है। दूसरा है समुद्रोन्मुख जो उन्मग्न तट है या जो जलमग्न तट है, इस पे निर्भर करता है। समुद्री जलस्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक आपका ऊंचे चट्टानी तट जो जलमग्न तट होते हैं, दूसरा निम्न या समतल या मंद ढाल वाले अवसादी तट, तो ये उन्मग्न। तो निमग्न और उन्मग्न दो चीज़ें, ये क्या हो जाएगी, निमग्न हो जाएगा, ठीक। तो निमग्न का मतलब क्या, ऊंचे वाले तट। ये उन्मग्न यानी कि आपका समतल मंद ढाल और निम्न वाले तट, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं। ऊंचे चट्टानी तट यानी कि जो आपके निमग्न तट है, कौन से तट है, निमग्न तट, ठीक है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो निमग्न तट है इसके सहारे जो तट रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, अनियमित होती हैं। अनियमित का मतलब जहाँ ऊंचा होगा इस तरह से, तथा नदियाँ जलमग्न प्रतीत होती हैं। यहाँ पे तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने के कारण किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ पे फ्योर्ड तट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फ्योर्ड तट कैसा तट है, ये आपका निमग्न तट है यानी ऊंचे चट्टानी तट है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न इसलिए मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। पूछा जाता है कि निमग्न तट है, ठीक। यूजीसी नेट 2015 का जो पेपर है उसमें आप देखिएगा, और 15 से पहले हर बार हर पेपर में निमग्न तट, उन्मग्न तट, निमज्जन, उन्मज्जन, इनसे प्रश्न आपका रहता था। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की यहाँ पे बहुतायतता होती है यानी कि ज़्यादातर अपर्दित स्थल रूप पाए जाते हैं। ऊंचे चट्टानी तट यानी कि जो निमग्न तट होते हैं, इनके सहारे तरंग अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, ठीक। जिससे क्या होता है, जिससे क्लिफ का निर्माण होता है। तो पहाड़ी पार्श्व भृगु या क्लिफ का निर्माण होता है। तरंगों के अस्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटता है और समुद्री भृगु यानी जो क्लिफ होता है इसके सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं, ठीक है। तरंग घर्षित चबूतरे ये सभी क्या है, ये अपरदन के फलस्वरूप है। देखिए जो आपका यदि मैप हम लोग बनाए तो जो ये आपका इस तरह से बनेगा, तो ये आपका कह रहा है कि क्लिफ या तरंग घर्षित चबूतरे, ये आपका प्रश्न में देगा। ये किससे निर्मित होते हैं, ये आपका समुद्री लहरों से यानी कि उनके अपरदन के फलस्वरूप। तरंगें धीरे धीरे सागरी किनारों को अनियमितताओं को कम कर देती हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ क्या करता है, घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भृगु के विकास और उनके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ चिकनी हो जाती है। यहाँ पे देखिए जो एनसीईआरटी का है, मैं कोशिश करूँगा कि जो टोटल 14-15 लेक्चर हुए हैं आपके, इसको एक वीडियो में मर्ज करने के लिए। तो टोटल जैसे ये आपका कंप्लीट जब होगा तो टोटल 1-2 वीडियो में मर्ज कर देंगे, तो ये आपका किस चैनल पे मिल जाएगा, ये आप वनडे जंक्शन पे देख पाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में लगभग 25 से 30 वीडियो होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, और यहाँ से हूबहू प्रश्न आपका KVS में या नेट JRF में, TGT PGT में, ठीक है, या फिर आपका DSSB में। DSSB का भी यहाँ पे 180 प्रश्न ज्योग्राफी के सॉल्व में यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अभी देखिए इस पर 50 प्रश्न लगभग हमने प्रैक्टिस भी कराया है, तो जो हायर के लिए स्पेशली था। तो NCERT का मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ये प्रोवाइड करने का, तो 4 से 5 घंटों का वीडियो रहेगा, तो उसमें आपका पूरा NCERT कवर हो जाएगी। उसमें स्पीड भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बढ़ा के उसको एडिट किया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए कम समय में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जिन बल्बों का किनारों से दूर जमाव होता है तो उनसे क्या होता है, तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जाती हैं। वेदिका मतलब कि आपका जैसे ये है समुद्र, तो यहाँ पे आपका जमाव निक्षेप देखा जाएगा। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए बेलांचली लॉन्गशोर करंट, बेलांचली जो धारा या प्रवाह होता है वह तरंग इसके अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारे पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करते हैं। तो जो बीचेज बनते हैं, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये निक्षेप के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्री जो निक्षेपात्मक स्थल रूपों में लहरों में आपका पुलिन हो गया, रोधिकाएँ हो गई, वेदिकाएँ हो गई, ठीक है। रोधिकाएँ या बार्स जिसे कहते हैं, ये जलमग्न आकृतियाँ होती हैं। जब यही रोधिकाएँ जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें बैरियर्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बार और बैरियर्स में डिफरेंसेस हैं, ठीक। बेलांचली धारा, यहाँ में देखिए बार क्या है कि जब समुद्री जल है यहाँ पे जो रोधिकाएँ रहेंगी और जल से ऊपर नहीं है तब ये बार्स कहे जाएंगी। जब ये जल से ऊपर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये बैरियर, ठीक, इन्हें रोध कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएँ जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पिट कहा जाता है, ठीक है। तो खाड़ी मान लीजिए ये आपका है और ऐसे जुड़ा हो तो इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें स्पिट बोला जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये रोधिकाएँ हैं, बार हैं, तो लेकिन ये क्या है कि इसका एक भाग जो है तट से या खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो ये आपका स्पिट कहा जाता है। और ये भी आपका निक्षेप में आएगा। जब रोधिकाएँ तथा स्पिट किसी खाड़ी के सम्मुख भाग पर निर्मित हो जाती हैं तो इसका मार्ग क्या है, ये अवरुद्ध कर देती हैं। और जब मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं तब लैगून का निर्माण होता है। जैसे आपका देखिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई बैरियर्स निर्मित हो गया, ठीक, रोध या आप कह सकते हैं इसको, ये आपका स्पिट हो गया, ठीक है। तो स्पिट की वजह से या यहाँ से आपका स्पिट निकला तो ये क्या हो जाएगा, ये एक झील नुमा बन जाएगा और इसी को लैगून झील बोला जाता है, क्योंकि ये आगे का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, ठीक है। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से ये भर जाता है। तब यहाँ पे ये क्या है, ये स्थलीय भाग है, तो यहाँ से नदियाँ मान लीजिए कोई आ रही है तो इसमें, या यहाँ से कोई तलछट आ रहा है, तट है जो, तो ये कटेगा तो इसमें गिरेगा, तो इससे क्या होता है, ये पूरा फुलफिल हो जाता है और यहाँ पे आपका तटीय मैदान बन जाते हैं। क्या बन जाता है, तटीय मैदान बन जाता है। तो आपने ये चीज़ें देखा कि ये देखिए निम्न अवसादी तट है जिसे उन्मग्न तट कहा जाता है। और निमग्न में आपने क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लीजिए। निमग्न तट जो होते हैं ये आपका फ्यूड तट जो है निमग्न तट में आएगा। बार और बैरियर्स जो बनते हैं, ठीक, ये भी आपका निमग्न में बनेंगे। बीच बनता है, ये भी आपका निमग्न में बनेगा। तरंग घर्षित चबूतरे, ठीक, ये भी आपका निमग्न में बनेगा। इसके अलावा क्या है, स्पिट बनेगा, ये भी किस में बनेगा, ये भी आपका निमग्न में बनेगा, ठीक है। यानी कि जो ऊंचे चट्टान वाले तट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका निम्न अवसादी तट है जिसे उन्मग्न तट कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये निचले अवसादी तटों के सहारे यहाँ पे नदियाँ जो है तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा यहाँ पे चिकनी होती है।
तो उन्मग्न में आपने निमग्न में क्या देखा था, ऊंचे तट वाले में वहाँ जो तट रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनियमित होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो तट रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए आपका तटीय मैदान डेल्टा बनाकर लंबाई अपना बढ़ा लेते हैं। कहीं कहीं लैगून या ज्वारीय सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा क्या होती है, यहाँ पे समान या चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल यहाँ पे क्या होता है, मंद ढाल वाला होता है। तट के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ बहुतायत में होती हैं। जबकि निमग्न वाले में क्या था, यानी जो ऊंचे तट वाले थे, तो ऊंचे चट्टाने जो तट थे उसमें अपर्दित स्थलाकृतियाँ ज़्यादा थीं। जो निमग्न या उन्मग्न या निम्न अवसादी तट हैं, इसमें आपका जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कि जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी क्या होते हैं, कंपायमान हो जाते हैं, दोलित हो जाते हैं और इनके परिवहन से जो अवरोधिकाएँ हैं, लैगून हैं या स्पीट हैं, इनका निर्माण होता है। तो देखिए अवरोधिकाएँ, लैगून और स्पीट ये आपका उमग्न तट में भी निर्मित होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निमग्न तट से किस तट का निर्माण होता है, या निमग्न ऊंचे चट्टानों से, तो आप क्या लगाएंगे, फियोर्ड तट। ठीक, निमज्जन या उन्मज्जन भी इसकी जगह कहा जाता है, तो निमग्न या निमज्जन कह दिया जाएगा तो भी आप फियोर्ड लगाइएगा। ठीक है, लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद में ये क्या होते हैं, तटीय मैदान बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थलीय भाग है यहाँ से निक्षेप पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा यहाँ पे मैदान निर्मित हो जाएगा। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का जो बना रहना है ये अवसादी पदार्थों की अस्थायी या लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। तो अवसाद क्या होते हैं, ये आपका जो नदियों द्वारा या मान लीजिए तटों के द्वारा जो मृदा का निक्षेप होता है, तो वही एक प्रकार से या चट्टानों का निक्षेप है, वो अवसाद कहा जाता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इसमें क्या करती हैं कि अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। जो बड़ी नदियां हैं, ठीक, बड़ी नदियां जो अधिक नदभर लाती हैं, ये निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण किससे होता है, उन्मग्न तटों से होता है। तो हमारे देश का देखिए यहाँ पे पश्चिमी तट और पूर्वी तट का नाम आपने सुना ही होगा। तो जो पश्चिमी तट है, ठीक, ये आपका वेस्टर्न है, ये आपका ईस्टर्न है, यानी ये पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट क्या है, ये ऊंचे चट्टानी निवर्तन तट है। कैसे तट है, ऊंचे चट्टानी निवर्तन यानी कि रिट्रीटिंग, यानी इसे और हिंदी में क्या कहेंगे आप, तो निमग्न तट आप कह सकते हैं। ठीक, और जो आपका ये पूर्वी तट है ये क्या है, उमग्न है या निम्न अवसादी तट है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि मैक्सिमम जो डेल्टा यहाँ पे ही बनते हैं पूर्वी तट पे। तो अभी आगे आपने पढ़ा कि जो डेल्टा का निर्माण है, ये जो भारी अवसाद लाने वाली नदियाँ होती हैं, ये निम्न अवसादी तट में ही डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो मैक्सिमम डेल्टा का निर्माण पूर्वी तट पे होता है भारत में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये उन्मग्न तट हो जाएगा या फिर निम्न अवसादी तट। ठीक है, जबकि पश्चिमी तट पे क्या होता है आपका, जो पश्चिमी तट है यहाँ पे ये आपका रिट्रीटिंग तट है और यहाँ पे आपका ज्वारनदमुख बनता है। ठीक है, ज्वारनदमुख बनता है, जो आपका तापी हो गई, आपका पेरियार हो गई, मांडवी नदी हो गई, ये आपका जो है नर्मदा नदी हो गई, ये सभी क्या करती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियाँ बहुतायत में है। ठीक, तो पश्चिमी तट पे अपर्दित आकृतियाँ ज़्यादातर, अपर्दित मतलब कि जिनका अपर्दन हो चुका है, इरोजन। ठीक, तो इरोजन यहाँ पे लैंडफॉर्म इसलिए मिलते हैं क्यों, क्योंकि ये आपका किस प्रकार का तट है, रिट्रेटिंग या ऊंचे चट्टानी निवर्तन तट है। और यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पे आपका निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो वही देखिए लिखा है कि भारत के पूर्वी तट
निचले अवसादी तट हैं या उमग्न तट हैं। इन तटों पर निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ ज़्यादा होती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत का भौतिक पर्यावरण, इसको भी मैं कराऊंगा, ये आपका ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो अपर्दित स्थल रूप हैं कौन से हो गए, तरंगे या लहरों के, भृगु क्लिफ हो गई, टेरिस वेदिकाएँ, ठीक है, या फिर कंदराएँ, केप्स जिसे कहा गया, स्टैग जिसे कहा गया, ये सभी क्या है, ये आपका अपर्दित में आ जाएंगे। ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रक्रिया प्रमुख है वहाँ प्रायः दो मुख्य आकृतियाँ बनती हैं। एक आपका तरंग घर्षित भृगु, ठीक, देखिए जब आपका यहाँ पे तरंग घर्षित भृगु आए तब आप क्या लगाएंगे, ये आपका अपर्दित में आएगा, भृगु या क्लिफ जिसे कहा गया है ऐसे, ठीक। वेदिकाएँ पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृग को ढाल तीव्र होते हैं जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकता है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है और जो क्या करता है, जो समुद्री भृग से प्राप्त जो सैल या मलबे से ये क्या होता है, ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएँ कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि तरंग घर्षित, घर्षण के फलस्वरूप, घर्षण क्या होगा, जब अपर्दन होगा तभी तो घर्षण होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे तरंग घर्षित वेदिकाएँ अपर्दन में आ जाएंगी। भृगु की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं जिससे समुद्री कंदराएँ बनती हैं, ठीक। तो जो भृगु होता है तो इस पर क्या है कि अपर्दन लगातार होता रहेगा तो ये गहराई से खोखला हो जाएगा और ये आपका एक कंदरानुमा रूप ले लेगा, यानी कि गुफा टाइप हो जाएगा, ठीक है, केव्स। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर क्या करता है, ये हट जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि कंदरा बनी 3D में आप देखेंगे ऐसे बनेगी, तो यदि ये आपका नीचे गिर गया तो जो क्लिफ यहाँ बनेगा, क्लिफ भृगु, वो क्या होगा और पीछे आ जाएगा। तो वही कह रहा है भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ विशेष या कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानों को जो कभी भृगु के पास थे इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें स्टैग बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, स्टैग हो गए। तो स्टैग भी समझ लीजिए, जैसे ही आपका समुद्री तट है तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए एक क्लिफ कोई बन गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लिफ की बजाय यहाँ पे फिर केव बना। केव जब ये आपका टूट गया तो ये आपका क्लिफ आपका अब यहाँ क्लिफ बन गया, ठीक है। अब इन्हीं जो केव या में जो है कहीं कहीं यहाँ पे आपका जो अवशेषी तटों पे जो चट्टानें होती हैं, प्रतिरोधी चट्टानें होंगी, यहाँ पे आपका इन्हें क्या बोला जाए, इन्हें स्टैग बोला जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, स्टैग क्या है, तो अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु क्लिफ के पार्ट थे इन्हें स्टैग बोला जाएगा। ये भी क्या है, ये भी आपका अपर्दन के फलस्वरूप है। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैग भी क्या होता है, ये अस्थायी होता है, स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि बराबर अपर्दन होता रहेगा तो ये आपका ख़त्म भी हो जाता है। जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों या भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाएगा। जब बराबर यहाँ पे जैसे ये क्लिफ हो गया और यहाँ पे मान लीजिए स्टैग बना है, ठीक, और यहाँ पे बराबर निक्षेप होता जा रहा है तो ये क्या होगा, पड़ जाएगा, यानी कि आपका मैदान में निर्मित हो जाएगा, ठीक है। और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगल चौड़े या पुलिन बीच में ये परिवर्तित हो जाता है। तो अपर्दित आपने देख लिया। देखिए प्रश्न आपका इन्हीं से आ जाता है और ये आप ध्यान रखिएगा। निक्षेपात्मक जो स्थल रूप है यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आपका पुलिन हो गया और टिब्बे जो ड्यून्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ड्यून्स है पवन वाला उसको आप अभी भूल जाइए। अभी यहाँ पे आपका जो ड्यून्स है ये आपका किससे निर्मित है ये आपका तरंग द्वारा निर्मित है। तो तटों की प्रमुख विशेषता क्या है कि पुलिन की उपस्थिति है। पुलिन यानी कि बीच। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर ये भी टुकड़ों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा तरंग के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। तो जिनसे आपका ये पुलिन का निर्माण होता है ये नदियों या जो तटीय
भाग होता है स्थलों का, समुद्रों का जो तट है, यहाँ से आपका क्या करता है, अपरदन द्वारा ये लाए गए निक्षेप होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृति है, ध्यान रखिएगा। बीच क्या है, एक प्रकार से ये भी आपका प्रश्न यहाँ से देगा कि निम्न में से कौन सा अनस्टेबल लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक, लैंडफॉर्म नहीं है। अब विकल्प में मान लीजिए आपका क्या बनाया, बीच भी बनाया, स्टैग दे दिया दूसरे विकल्प में, यहाँ पे आपका क्लिफ दे दिया, ठीक, और चौथा दे दिया नानामदेश। तो तीनों देखिए, ये भी आपका बीच भी आपका क्या अनस्टेबल है, स्टैग भी परिवर्तित होते रहते हैं, क्लिफ में भी बदलाव होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका अस्थायी है। कुछ रेत पुलिन जो सैंडविचेज होते हैं जो अस्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। और अधिकतर जो बीच होते हैं ये रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक है। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी छोटी गुटिकाएं या गुलास्मिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सिंगल पुलिन होता है स्टैग के बाद जिनका निर्माण होता है, तो उसमें छोटे छोटे आपका ये कोबल पेबल पाए जाते हैं, ठीक है। पुलिन के ठीक पीछे यानी जो बीच होता है, बीच के ठीक पीछे बीच लेवल या पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। और तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत या टिब्बे निम्न तलछटी या तटों के पर अक्सर क्या करते हैं, ये देखे जाते हैं। यानी कि आपका इस तरह से पाए जाते हैं जो टिब्बे होंगे। जैसे आपका ये बीच हो गया ना, ठीक है, बीच हो गया, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई है, तो ये आपका क्या होगा, इसे ड्यून्स बोलेंगे या टिब्बा बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए बार्स, बैरियर और स्पिट, इसमें अंतर समझिएगा। तो समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगल की कटक अपतट रोधिका या ऑफशोर बार कहलाती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका समुद्र है, अब यहाँ पे इसके समांतर यदि पाई जाएगी कोई रोधिका या बार, तो ये आपका इसे क्या बोला जाए, इसे ऑफशोर अपतट रोधिका कही जाती है। ऐसी अपतटीय रोधिकाएं जो रेत से अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, बैरियर बार बोला जाता है। जैसे जब इसकी ऊंचाई कम होगी, जैसे समुद्रों के किनारे आप टहले होंगे तो यहाँ पे बार्स होते हैं, तो जब इसकी ऊंचाई कम रहेगी तभी आपका ऑफशोर बार रहेगा। लेकिन जब इसकी ऊंचाई और ज़्यादा निक्षेप से बढ़ जाएगी तो इसे बैरियर बार कहेंगे, ठीक है। अपतटीय रोध या रोधिकाएं जो आपका ऑफशोर बार या बैरियर होते हैं, ये या तो खाड़ी के प्रवेश पर, जैसे आपका ये खाड़ी हो गया, ठीक है, इनके मुख के आसपास, या फिर नदी जहाँ समुद्रों में अपना जल गिराती है इसके मुहाने पर, ये मुहाने के सम्मुख बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा जो है खाड़ी से जुड़ा होता है, तो जब ये इनका एक सिरा खाड़ी से जुड़ा रहेगा तब इसे क्या बोलेंगे, स्पिट बोलेंगे। वही आपका आगे था। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़े होने पर भी स्पिट विकसित होता है। जैसे ये आपका कोई खाड़ी हो गई, अब यहाँ से मान लीजिए कि ये स्पिट का मतलब ये जिह्वा की नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो एक पार्ट इसका आपका खाड़ी से जुड़ा हुआ है शीर्ष स्थल से, और एक आपका समुद्र में है, तो इसे स्पिट बोला जाएगा। बैरियर्स बार यानी रोधिकाएं और रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार भी, ये मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इसका मुख। बाद में ये लैगून में डेवलप हो जाता है, और लैगून भी धीरे धीरे क्या होता है, जब यहाँ पे और तलछट का जमा होगा लैगून में, तो लैगून क्या करेगा, आपका भर जाएगा, और लैगून भर जाएगा तो ये आपका पुलिन में निर्माण हो जाएगा इसका, यानी बीच बन जाएगा, ठीक है। तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े और विस्तृत तटीय मैदान भी आपका विकसित हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया होगा पूरा पुलिन कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिखाया भी गया डेल्टा का स्पिट, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका स्पिट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका विस्तार हुआ, इसका और विस्तार हुआ, इसका और विस्तार हुआ, ठीक है, या इसी का आगे यहाँ पे विस्तार हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लैगून हो जाएगा। और लैगून में जब यहाँ से आपका देखिए ये गोदावरी नदी का डेल्टा का चित्र है, तो जब यहाँ से आपका और निक्षेप यहाँ जमा होगा तो क्या हो जाएगा, बीच का निर्माण हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए उपग्रही चित्र दिया गया है, और यहाँ पे आपका लिखा गया कि आप जानते हैं समुद्र के
अपतट पर बनी जो रोधिकाएँ हैं, ये भी ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। ये क्या करती हैं, ये तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि समुद्री लहरों से बचने के लिए या सुनामी आए, तूफान आए, तो प्राकृतिक अवरोध क्या काम करता है, तो प्राकृतिक अवरोध में जो आपका ये समुद्र अपतट पे बनी जो बार या बैरियर्स होती हैं, ये सबसे पहले तूफान और सुनामी का अवरोध ये करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएँ इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। और इसके बाद जो तटों के किनारे क्या किया जाता है, ये आपदाओं में आप शामिल कर सकते हैं या आपदा के रेमेडीज़ में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका डिजास्टर रेमेडीज़ में है। तो सबसे पहले ये आप कहेंगे कि यदि समुद्री तटों पे तूफान आता है तो जो यहाँ पे बैरियर्स हैं, ठीक, या बैरियर्स ढेर सारे निर्मित कर दिए जाएं, तो पहला झटका क्या करेगा, बैरियर्स कंट्रोल करेगा, तो ये उसकी गति को और धीमा करेगा। उसके बाद दूसरे लेयर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, पौधों का यानी कि वृक्षों का निर्माण यहाँ पे कराएंगे, वृक्ष को लगवाएंगे। तो कई लेयर यहाँ पे वृक्षों का लगवाने से क्या होगा, जो सुनामी या तूफान आ रहा है तो इसके वेग को भी हवाएं क्या करेंगे, जो पेड़ पौधे हैं ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे कंट्रोल करेंगे, इससे आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कम हानियाँ होंगी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, डिजास्टर रेमेडीज़ हैं। तो ये आप लिखेंगे जब मुख्य परीक्षा, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, या आपका ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इसे आप शामिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद रोध या पुलिन स्तूप या मैंग्रोव जो वन होते हैं, ये भी आपका क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, जो तूफान और सुनामी की प्रबलता को कम करता है। अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैंग्रोव या जो तलछट से छेड़छाड़ करते हैं, तो ये तटीय जो स्थलाकृतियाँ होती हैं क्या होती हैं, अपरदित हो जाएंगी, और मानवीय या मानव जो बस्तियाँ हैं ये तूफान और सुनामी की चपेट में आएंगी और सीधे प्रथम प्रहार इन्हें झेलना पड़ेगा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पवन को टोटली हालांकि देख लिया था, लेकिन एक बार यहाँ से और देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो दिया गया है अपरदनात्मक स्थल रूप, इसमें देखिए पेडीमेंट और पेडी प्लेन दो चीज़ें हैं। एक चीज़ फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपको जो प्रश्न मिलते हैं कई बार, पैन प्लेन क्या है, पीडी प्लेन जो संकल्पना ये क्या है, और पेनी प्लेन, ठीक। तो पैन प्लेन क्रिकमे का है, पीडी प्लेन एलसी किंग का है, और पेनी प्लेन ये आपका डेविस का है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेडीमेंट मरुस्थलों में भूदृश्यों का विकास, मुख्य रूप से पेडीमेंट का निर्माण, उसका ही विकास या विकसित रूप है ये आपका जो लैंडफॉर्म आपका कहाँ पे मिलते हैं, मरुस्थलों में। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल क्या होते हैं, पेडीमेंट। जैसे आपका ये पर्वत हो गया, इसके फुटहिल एरिया में, पर्वतपदी क्षेत्रों में, ठीक, जो मलबे का जमाव होगा उसे क्या बोलेंगे, पेडीमेंट बोलते हैं, ठीक है। पेडीमेंट का निर्माण पर्वतों के अग्रभाग के अपर्दन या मुख्य सरिता के क्षैतिज अपर्दन या चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। ध्यान रखिएगा, पेडीमेंट का निर्माण चादर बाढ़ अपर्दन से भी होगा, सरिता के क्षैतिज अपर्दन से भी होगा, और जो इनका पर्वतों का अग्रभाग होता है उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। आगे देखिए, अपर्दन भूसंगति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है और विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्वों पर अपर्दन ये प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडीमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे भृग या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल या मुक्त पार्श्व क्या होता है, पीछे हटने लगता है, जैसे ये है, ठीक है। अपर्दन की इसी पद्धति को बैकवास्टिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, बैकवास्टिंग के द्वारा यानी वृक्ष क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन क्रिया इसे कहते हैं, ठीक। तो समानांतर निवर्तन या पीछे हटना की क्रिया यही होती है। पीछे हटने का मतलब कि जब अपर्दन के द्वारा, जैसे ये आपका पेडीमेंट हो गया, इसका ये वाला पार्ट कट जाए तो ये आपका क्या होगा, और इधर आगे आ जाएगा,
तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इसे पृष्ठ क्षरण या समांतर निवर्तन या पीछे हटना कहते हैं। तो जो समांतर ढाल निवर्तन होता है, पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं और पर्वत घिसते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल क्या बनता है, इंसेलबर्ग बनता है। जो कि अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और मिलेगा आपको कि पेडिमेंट जो है क्या करता है, यहाँ पे आपका जब पर्वतों का अपर्दन हो जाएगा तो अपर्दन के फलस्वरूप इंसेलबर्ग बनेगा, जो कि पर्वतों का क्या होता है, अवशिष्ट रूप होता है और इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल या आकृत विहीन मैदान में ये परिवर्तित हो जाता है और इसी मैदान को क्या बोलते हैं, पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। ठीक। प्लाया क्या होता है, प्लाया ये भी आपका क्या है कि जो मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ पे मैदानों का ये एक प्रकार से स्थल रूप कहा जाता है। ठीक है। तो पर्वतों और पहाड़ियों से जो घिरे बेसिन होते हैं, जैसे ये आपका पर्वत हो गया और यहाँ पे कोई नदी बेसिन है, तो इन बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। ठीक है। और बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए जो अवसादों के जमाव के कारण बेसिन के मध्य भाग भी लगभग क्या होते हैं, ये समतल रचना हो जाती है। जैसे आप जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जब आप जाएंगे वहाँ पे, जैसे आप ऋषिकेश गए होंगे घूमने, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ से बीच में आपका गंगा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पे जो गंगा है, इसमें गहराई यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका जो जल का वेग है यहाँ पे गंगा में, ठीक, वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है क्योंकि गहराई यहाँ पे है नहीं, ढाल है, स्लोप है। ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब दोनों तरफ पहाड़ियाँ होंगी या पर्वत होंगे तो बेसिन के किनारे से अवसाद का जमाव यहाँ पे आप देखेंगे, कंकड़ पत्थर ऋषिकेश में आप देखेंगे। ठीक। हरिद्वार से आगे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर ये क्या होगा, मैदान उथले जल क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। और ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तो मरुस्थलों में उतना नदियों में जल तो रहता नहीं। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि और ज़्यादा ये कम और छिछली हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि मैदानों में निर्मित हो जाएंगी और जल क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलों को ही क्या बोला जाता है, प्लाया कहते हैं। ठीक है। तो ये आप समझिएगा कि जैसे आपका राजस्थान की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। ठीक। तो ये नदी इधर से अवसाद लाएगी, इधर से अवसाद लाएगी, अवसाद यानी कि मिट्टी। तो ये जब जमाव करेगी तो इनके बीच जो इसका गहराई होगी और पड़ जाएगी, यानी कि इसमें निक्षेप और जमा हो जाएगा। तो ये क्या होगी, छिछला प्रवाह इसमें होगा। ठीक। और यहाँ पे जल उतना तो रहेगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ये सूख जाएगी और दलदली क्षेत्र हो जाएगी। तो प्लाया को एक प्रकार से उथली झील बोलेंगे या दलदली झील भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक। या दलदली मैदान या मरुभूमि। और यहीं पे आप देखते हैं जो मरुद्यान पाए जाते हैं। ठीक। तो मरुद्यान आपका जो मरुभूमियाँ होती हैं, तो यहाँ पे क्या नमी बरकरार रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। ये प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि जो साल्ट्स होता है ये साल्ट के धनी होते हैं, यानी कि जो प्लाया होता है उसमें साल्ट्स की मात्रा मैक्सिमम होती है। ऐसे प्लाया मैदान जो साल्ट से भरे होते हैं इन्हें कल्लर भूमि या अल्कलाइन फ्लैट्स बोलते हैं। ठीक। क्षारीय क्षेत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे है डिप्लेशन हैलो या वातगत इसे कहते हैं। ये सारा आपका लेक्चर नंबर 14 आप देख लीजिएगा, उसमें हमने मेंशन किया है। ठीक है। बस आप यहाँ से देखते चलिए कि जो अपवाहन गर्त है या गुहा केव है, तो ये कैसे बनते हैं। तो पवनों की एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षयित जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवहन होता है और इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं। ठीक है। और जिन्हें क्या करते हैं, अपवहन गर्त बोला जाता है। और तीव्र वेग के साथ जब पवनों में धूलकर या घर्षण के कारण चट्टानी तल पर उथले गर्त होते हैं, यानी जो चट्टान हो गए यहाँ पे कहीं के ये गर्त पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, ब्लो आउट बोला जाता है। ठीक है। और जब ये ब्लो आउट और गहरा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका केव्स का रूप ले लेता है, गुहा का रूप ले लेता है।
यहाँ में देखिए मशरूम है, टेबल है, पीठिका शैल है। तो मशरूम क्या है, या कि छत्रक शिला जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या अपर्दन के फलस्वरूप है। तो मरुस्थलों में जो चट्टानों के अपवहन, और ये कैसे निर्मित होता है, अपवहन और अपघर्षण, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जो छत्रक होता है, अपवहन और अपघर्षण के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में ये पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की तरह विस्तृत होता है, और जब मेज की तरह ये विस्तृत होगा, जैसे ये मान लीजिए है आपका, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे अवशेष पीठिका बोलते हैं, ठीक। तो ये सभी टोटल जो हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या था आपका, अपर्दन वाले में था। अब देखिए यहाँ पे निक्षेप वाले में, तो पवन एक छटाई करने वाला कारक है, सॉर्टिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है कि बारीक रेत का परिवहन होता है, और अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता है, क्योंकि ये आपका मरुस्थलों में आप जानते हैं तेज़ हवाएं चलती हैं तो बहुत धूल उड़ते हैं, और धूल में क्या होते हैं, कण होते हैं, और इसी का निक्षेप एक जगह से दूसरी जगह होता है। वही क्या करता है, पवन एक एजेंट के रूप में जो वहाँ पे कार्य करता है, ठीक। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं, और अपने टकराने से अन्य कणों को क्या करते हैं, इनमें भी अपरदन करते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, इसी क्रिया को साल्टेशन बोला जाता है। तो हवा में लटकते जो महीन कण होंगे, ये अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ये ले जाया जा सकते हैं, क्योंकि पवन के द्वारा क्या होता है, कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप किया जाता है। तो पवन की जो परिवहन प्रक्रिया है, इसमें ही पदार्थ की छटाई का काम भी ये करती हैं, ठीक है। जब आपस में ये आपका अपघर्षित होंगे तो ये एक दूसरे को ही तो छोटा करेंगे, ठीक है। तो निक्षेप से जो निर्मित स्थल रूप है उसमें आपका सैंड ड्यून्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अलग अलग पूछे जाते हैं। तो उष्ण शुष्क मरुस्थल में जो बालू के टिब्बे होते हैं, इनका निर्माण का ये उपयुक्त स्थान भी होता है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी आवश्यक है। जैसे अवरोध होगा, ठीक, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा हो गया, या ऊंचाई से कोई चट्टानें यहाँ पे छोटी मोटी इंसलबर्ग मिल गए, तो जो यहाँ पे हवाओं से निर्मित हवाएं, मान लीजिए यहाँ पे पवन धूल के कणों को उठा के ले आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा, निक्षेप कर देगा, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सैंड ड्यून्स के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है कि अवरोध होना चाहिए। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हो, जैसे पवन की दिशा इधर है, तो मान लीजिए टिब्बे की दिशा भुजाएं इधर ही निकली हैं ऐसे, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बरखान बोला जाएगा। और जहाँ पे रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाएगी, ठीक, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पैराबोलिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पैराबोलिक या परवलयिक बालू का टिब्बा बनेगा, ये वनस्पति वाले स्थान पे बनेगा, ठीक। यानी कि अर्थात पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक या पैराबोलिक जो सैंड ड्यून्स होते हैं बरखान से भिन्न आकृति वाले होंगे, ठीक। तो सीफ जो है बरखान की भांति ही होता है। यहाँ पे देखिए पूरा फिगर भी दिखाया गया है। ये आपका क्या है, बरखान हो गया, ये आपका सीफ है, बरखान का एक छोटा भाई कह सकते हैं आप इसको, और ये देखिए आपका पैराबोलिक है, ठीक। यानी कि परवलयिक बरखान है, ये आपका अनुप्रस्थ सैंड ड्यून्स है। तो सीफ हो गया, बरखान हो गया, और ये आपका पैराबोलिक है, परवलयिक है। और इसके बाद देखिए ये आपका अनुदैर्ध्य है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुप्रस्थ है, ठीक। एक का ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, ये आपका वर्टिकल है। तो बालू के टिब्बों को विभिन्न तीर द्वारा यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे देखिए वायु की दिशा भी, ये क्या है, ये प्रदर्शित करता है वायु की दिशा। यहाँ पे देखिए पैराबोलिक में हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पे आपका वनस्पति है कोई यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे निक्षेप होगा, तो ये पैराबोलिक होगा। तो ये क्या है, ये आपका उधर से हवा प्रवाहित हो रही, तो इसकी दिशाएं भी हवा की तरफ है। जबकि बरखान देखिए ये हवा इधर आ रही है और इसका निर्माण ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपका यहाँ पे दे देता है एक पॉइंट आपको जो यहाँ से और बताना था कि देखिए इनकी भुजाएं जो है पवन की दिशा में निकलेंगी तब बरखान कहेंगे, ध्यान रखिएगा।
जब टिब्बे जो सैंड ड्यून्स होते हैं यही दे देगा डायरेक्ट, जब सैंड ड्यून्स की दिशाएं, ठीक, सैंड ड्यून्स जिनकी भुजाएं पवन की दिशा में निकली हों तो ये आपका बरखान होगा। जैसे पवन प्रवाह इधर होगा तो इसकी भुजाएं आपका इधर निकली हों तो ये आपका बरखान कहा जाएगा। जबकि जैसे ये आपका पवन प्रवाह इधर है और यहाँ पे कोई वनस्पति आ गई, वृक्ष आ गया, तो इसकी वजह से जो आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तो इसे पैराबोलिक सैंड ड्यून्स बोला जाएगा। ठीक, सीप यहाँ पे दिया है, देखिए सीप भी बरखान का एक छोटा रूप है। यहाँ पे सीप देखिए, इसकी भी दिशा आपका इधर से आपका पवन प्रवाह है। तो यहाँ पे आपका दिया है कि सीप भी बरखान की भांति होता है, और सीप में थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा इसमें होती है, देख लीजिए। यानी कि जैसे इधर से मान लीजिए पवन का प्रवाह हो रहा है तो सीप जो है आपका ऐसे बनेगा। तो यानी कि इसमें एक ही भुजा है, दो भुजाएं तब होंगी जब आपका ये रूप ले लेगा, और जब दोनों भुजाओं की बात कहेंगे तब ये आपका बरखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये आपका बरखान का रूप ले लेगा। ठीक है, ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आप याद रखिएगा, इसको ना हो तो आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना एनसीईआरटी में हमने यहाँ पे आपका हाईलाइट किया है या और भी लेक्चर में, तो इसको आप नोट कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा। और आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय आप इन्हीं पॉइंट्स को देख लेंगे तो जो प्रश्न आते हैं इन्हीं से मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका अभी मैं पूरा पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि जब रेत की आपूर्ति कम हो, पवनों की दिशा क्या हो, इस दिशा में जैसे आ रही पवनें, रेत की आपूर्ति कम हो रही है, तब आपका क्या होगा, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनेंगे। और ये क्या होगा, ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका अनुदैर्ध्य वाला दिया भी गया, ये है, देखिए काफ़ी लंबाई में है ना, तो ये आपका अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक, अब अनुप्रस्थ की बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब यहाँ पे अनुप्रस्थ टिब्बे यानी ट्रांसवर्स, जिसे हमने हॉरिजॉन्टल कहा था, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है ये प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, देख लीजिए आप। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इधर से आपका देखिए वायु प्रवाहित हो रही है, और जो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स ड्यून जो बनेगा ये आपका ऐसे बनेगा, इसके समकोण पे। तो जो ट्रांसवर्स बनेगा समकोण पे बनेगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल बनेगा ये आपका वायु की दिशा में बनेगा। ये इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत जो है पवन की दिशा के समकोण पर होता है। ठीक, ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू के टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं कुछ रह नहीं जाती हैं। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक, इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। तो कुछ टिब्बे जो है मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं, और ये प्रश्न आपको खुद से करना है। इसके बाद क्या करूँगा, मैं जितना कराया हूँ टोटल लेक्चर सभी में जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं एनसीईआरटी को, उसको अलग से एक वीडियो में कराएंगे। ठीक, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीआईसी में जो पूछा जाता है इसी से डायरेक्ट दे देता है। अब यहाँ पे हमने ये आपको कहा था कि सैंड ड्यून्स के टाइप, ठीक, ये पूछा जाता है। नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या है, बरखान है। दूसरे पे आपने क्या पढ़ा, सीप पढ़ा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा परवलयाकार। उसके बाद आपने पढ़ा अनुप्रस्थ। ठीक, और पढ़ा आपने अनुदैर्ध्य। अब इसको पूरा एक बार समझ लीजिए। जो बरखान है इसमें हमने बताया कि ये आपका जैसे ये पवन प्रवाह हो रहा है तो इसकी जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं हो गई, एक भुजा यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो दोनों भुजाएं किधर ये खुलेंगी, ये आपका हवा की दिशा में ही खुलेंगी। ठीक है,
तो हवा की दिशा इधर है। और सीप को हमने ये बताया इसमें एक ही भुजाएं होंगी, देखिए ये दिया भी गया है, इसमें एक भुजा है, यहाँ पे आपका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। तो बरखाना आपने देख लिया, सीप देख लिया। परवलयाकार में देखिए यहाँ पे कोई क्या है, कोई वृक्ष ऐसे आ गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि हवा की दिशा यही है, तो जब वृक्ष आ गया तो जमाव ऐसे होगा, तो ये हो गया आपका पैराबोलिक। उसके बाद देखिए दो आपका दिया है लॉन्गिट्यूडनल। अनुप्रस्थ में हमने ये बताया कि अनुप्रस्थ में जैसे ये आपका वायु की दिशा है और इधर से आपका यहाँ पे आपका जो सोर्स है किसके, रेत के, ये आपका समकोण पे हो, तो यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ का निर्माण पवन की दिशा के समकोण पे होता है। बस यही इतना पॉइंट याद रखना है। जबकि अनुदैर्ध्य का निर्माण पवन की दिशा में ही होगा, और पवन क्या हो, अस्थाई प्रवाहित हो रही हो, ठीक। और ये भी लंबा होगा, वो भी लंबा हो, ऊंचाई में आपका दोनों में ऊंचाई कम रहेगी अपेक्षाकृत, ठीक। तो ये सैंड ड्यून्स के टाइप हो गए, ये आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से आप अपने प्रश्न को देखिए और इसको कंप्लीट करिए। पहला है स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है, और इसको देखने के लिए आपको नदी वाला देखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा देखिए, और ये अलग अलग अवस्थाएं हमने उसमें भी मेंशन किया। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता है सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, ये किस नाम से जानी जाती है, यू आकार, गाढ़, अंधी घाटी या कैनियन, ठीक। तीसरा है कि किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी हमने कराया और ये आपका एनसीईआरटी में है भी, ठीक। जब आप लेक्चर पूरा देखेंगे लैपिज क्या होता है ये भी हुआ है, ठीक। अगला है यहाँ पे देखिए दिया है कि गहरे लंबे विस्तृत गर्त बेसिन जिसके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले और किनारे खड़े व अवतल होते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, सर्क, घाटी हिमनद, पार्श्विक हिमोड़ या स्कर, ठीक। तो ये क्या करना है, आपको सभी विकल्प को यहाँ पे आपको पढ़ना है क्योंकि सभी आपका लैंडफॉर्म है और ये अलग अलग एजेंट के द्वारा निर्मित हैं। तो सभी को आप देखेंगे तो सभी के बारे में आपका और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो टोटल लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 15 है। और यहाँ पे देखिए मैं कोशिश करूँगा पूरा एनसीईआरटी 11th क्लास का जो अब तक लेक्चर हुआ है 15 इसको एक साथ मर्ज करने का, ठीक है। एक साथ मर्ज कर देंगे तो ये आपका कम से कम 4 से 5 घंटे जाएगा। तो इसमें आपका 4 से 5 घंटों में पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी है एनसीईआरटी की वो हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 16 उसमें आपका वायुमंडल यानी कि क्लाइमेटोलॉजी शुरू हो जा रही है। तो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे एक जगह कलेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 से 5 घंटों में पूरी एनसीईआरटी यानी कि केबीएस में कम से कम यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो सारे हो जाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।